अगर आप इस कहानी का पिछला भाग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। आदित्य का लेटर पढ़ते ही सोना के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ जाती है। सोना बॉक्स को खोल कर देखती है, उसमें एक बहुत सुंदर सा बेबी पिंक कलर का लहंगा रहता है, उसको निकाल कर देखती है। सोना बोली, वाह ये तो कितना सुंदर है। सोना लहंगे को अपने आप पर लगाकर कांच में देखती है, तभी उसे आवाज़ आती है, बहुत सुंदर लगोगी आप इसमें। तो वह देखती है दरवाजे पर गीता खड़ी हुई होती है। सोना गीता को देखकर शर्माने लगती है। गीता कमरे में आते हुए, अरे अरे अभी इतना शर्माने की ज़रूरत नहीं है, अभी इतना शर्मा लोगी तो फिर बाद में क्या करोगी। सोना बोली, मतलब। गीता बोली, मतलब बस कुछ नहीं, तैयार हो जाओ। सोना बोली, पर तैयार होकर जाना कहाँ है। गीता बोली, वो तो मुझे भी नहीं पता है, बस साहब ने कहा है सब तैयार हो जाएं और वह गाड़ी भेज देंगे, हमें बस वहाँ जाना है। चलो मैं आपको तैयार करने में मदद कर देती हूँ। गीता सोना को तैयार करने में मदद करती है। सोना थोड़ी देर में तैयार हो जाती है। गीता सोना को देखकर बोलती है, आज तो साहब गए काम से, किसी की भी नज़र नहीं हटेगी, आप इतनी सुंदर लग रही हो। सोना आईने में अपने आप को देखती है, क्या सच में मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। गीता बोली, अगर मेरी बात पर यकीन नहीं हो तो साहब से ही पूछ लीजिएगा। सोना गीता की बात सुनकर शर्म से नजरें झुका लेती है। गीता बोली, क्या बात है, आज तो किसी को बहुत ही शर्माना आ रहा है। वैसे तो बहुत बकबक की जाती है पूरे घर में, पर आज तो आवाज़ ही नहीं निकल रही है। सोना बोली, क्या गीता दीदी, आप मुझे परेशान कर रही हैं, चलो जाइए आप भी तैयार होकर आइए। आदित्य सभी के लिए कार भेजता है। एक कार में अनुराधा जी और गीता जाती हैं और दूसरी कार में सोना अकेले जाती है। सोना जैसे ही घर के बाहर आती है, सामने एक रेड कलर की कार थी जो अब तक सोना ने नहीं देखी थी। उसको फूलों से बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था, कार बहुत सुंदर लग रही थी। सोना मन में, या आदित्य जी क्या करने वाले हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा था सरप्राइज़ है मेरे लिए, तो फिर माँ और गीता दी को भी बुलाया है, और यह कार भी ऐसे। आखिर यह है कहाँ, कभी से फ़ोन लगा रही हूँ, मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं। ड्राइवर बोला, चलिए मैम लेट हो रहा है। सोना कार में बैठ जाती है। ड्राइवर सोना को लेकर चला जाता है। गाड़ी एक बड़े 7 स्टार होटल के आगे रुकती है। सोना जैसे ही कार से उतरती है, कई सारे लोग सोना के फोटोग्राफ्स लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। सोना एकदम से घबराने लगती है। वह सारे मीडिया के लोग थे जो सोना से क्वेश्चन करने लगते हैं। सोना एकदम से घबरा जाती है और वापस कार में बैठने जाती है। तभी एक ज़ोरदार आवाज़ आती है, आप सबके सवालों के जवाब मेरे पास हैं। तभी सब लोग मुड़कर पीछे देखते हैं तो सामने से आदित्य आता है। सोना आदित्य को देखकर दौड़कर आदित्य के पास चली जाती है और उससे लिपट जाती है। सभी लोग आदित्य और सोना के फोटोग्राफ्स लेने लगते हैं। आदित्य से सवाल करने लगते हैं, सर सर यह आपकी वाइफ है, आपने शादी कब की है, आपने कुछ बताया नहीं, पता चला है यह तो आपके घर में बहुत टाइम से रह रही हैं, और आपकी एक्स गर्लफ्रेंड, उनका क्या हुआ, क्या आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हो गया है। सभी एक साथ बहुत से सवालों की झड़ी लगा देते हैं। आदित्य बोला, रिलैक्स रिलैक्स, आप सभी के क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे, आप शांति से अंदर आइए, यह हमारी शादी की रिसेप्शन पार्टी है और आप सब लोगों को बुलाया ही इसलिए है ताकि आप लोगों के सारे क्वेश्चन का जवाब मिल सके। तो प्लीज़ आप अंदर चलिए, इंजॉय कीजिए, आपको आपके सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। रिसेप्शन पार्टी सुनकर सोना तो बस आदित्य को देखती रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि आदित्य उसे ऐसा कुछ सरप्राइज देगा। उसे इतने बड़े सरप्राइज की उम्मीद ही नहीं थी। आदित्य सोना को लेकर होटल के अंदर जाता है। आदित्य और सोना जैसे ही होटल के अंदर इंटर करते हैं, दोनों के ऊपर स्पॉटलाइट गिरती है और फूलों की बारिश होने लगती है। वहां पर सभी खड़े लोग आदित्य और सोना के लिए ताली बजाने लगते हैं। सोना को यह सब देखकर बहुत अच्छा लगता है। यह सब कुछ एक सपने जैसा ही था। सोना हैरानी से आदित्य को देखती है, अपने मन में, यह सब आदित्य ने उसके लिए किया, पर यह सब कब किया उसे कुछ पता ही नहीं चला, और यह सब अचानक। आदित्य को सोना की नज़र अपने ऊपर महसूस होती है। आदित्य सोना से, अपने पति को बाद में घूर लेना, पहले अपनी रिसेप्शन की पार्टी तो देख लो। सोना एकदम से झेप जाती है और इधर उधर देखने लगती है। सोना पूरा हॉल देखती है। पूरा हॉल में बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया हुआ था। हॉल में फ्लावर्स का डेकोरेशन था, क्योंकि सोना को फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए पूरे हॉल में रेड रोज़, ब्लू, येलो रोज़ डेकोरेट किया हुआ था। क्योंकि सोना को रोज़ बहुत पसंद है, इसलिए आदित्य ने रोज़ का ही डेकोरेशन कराया था। सोना पूरे हॉल को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। सामने से अनुराधा जी आती हैं। सोना और आदित्य दोनों की बलाएं लेती हैं।
मेरे बच्चे बहुत प्यारे लग रहे हैं एक साथ। भगवान तुम दोनों की जोड़ी हमेशा से ही सलामत रहे। हमेशा ऐसे ही साथ में रहो, खुश रहो। सोना और आदित्य अनुराधा जी के पैर छूने लगते हैं। अनुराधा जी उन दोनों को गले से लगा लेती हैं। आदित्य सोना को लेकर स्टेज पर चढ़ जाता है। आदित्य माइक में बोला, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? थैंक यू सो मच आप सभी का, जो आप इतने शॉर्ट नोटिस पर मेरी पार्टी में आए। उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक तरह से देखा जाए तो मैंने पार्टी बहुत जल्दी रख दी है, बहुत जल्दी सब कुछ किया है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो मैं इसके लिए बहुत लेट हो गया हूँ। वो भी क्यों, वह भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले मीट माई वाइफ मिसेस सोना आदित्य मित्तल। सभी लोग आदित्य और सोना के लिए क्लैप करते हैं। आदित्य बोला, सोना और मेरी शादी को तकरीबन 2 साल होने को आए हैं। मैंने अभी तक अपनी शादी के बारे में किसी को बताया नहीं था। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न था, इसलिए आज मैंने यह रिसेप्शन पार्टी रखी है। सोना और मेरी शादी बहुत जल्दबाजी में हो गई थी, इस वजह से उस टाइम पर कुछ नहीं कर पाया और बाद में टाइम ही नहीं मिला। पर यह रिसेप्शन पार्टी ड्यू थी तो सोचा क्यों ना अब रख लेना चाहिए, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे और सभी को पता चल जाए कि सोना मेरी वाइफ है, मेरा प्रेजेंट है, मेरा फ्यूचर है। तभी भीड़ में से एक आदमी, जो शायद जर्नलिस्ट था, वह पूछता है, सर आपका अफेयर तो किसी शालिनी नाम की लड़की से था, तो क्या हुआ आपका और उनका ब्रेकअप हो गया? आदित्य मुस्कुराते हुए, अफेयर का मतलब होता है कि जो कुछ भी है वो फेयर नहीं है, मतलब गलत है। और शालिनी और मेरे बीच में कभी कुछ भी गलत नहीं था। हाँ, शालिनी और हम दोनों साथ में थे, पर हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने शालिनी से दोस्ती की, धीरे धीरे शालिनी को पसंद करने लगा और मुझे लगा कि शायद यही प्यार है। जब सोना मेरी लाइफ में आई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि प्यार और पसंद में बहुत अंतर होता है। मैं शालिनी को पसंद करता था, प्यार नहीं। मेरा प्यार, मेरी जान सोना है और हम दोनों अब साथ में हैं। शालिनी मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त थी और हमेशा रहेगी। उसे जब भी ज़रूरत होगी मेरी, मैं हमेशा उसके लिए अवेलेबल रहूँगा। पर वह मेरा प्यार नहीं थी। मेरा प्यार, मेरी वाइफ एक ही लड़की है और वह है सोना। कुछ लोग और भी क्वेश्चन करते हैं, जिनका आदित्य बहुत ही लाइकली जवाब देता है। आदित्य बोला, अब नो मोर क्वेश्चन प्लीज़, पार्टी में आए हैं तो थोड़ा पार्टी इंजॉय कीजिए। मुझे लगता है कि जितना ज़रूरी था उतने सवालों के जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। सभी चुप हो जाते हैं। सोना और आदित्य स्टेज से नीचे उतर आते हैं। सोना आदित्य को गले लगाते हुए, थैंक यू आदित्य जी, सही मायने में मुझे आज सभी के सामने अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया है। सच कहूँ तो उस दिन मुझे बहुत बुरा लगा था जब आपके दोस्तों ने आपके साथ में शालिनी जी को जोड़ा था, पर अब सब कुछ ठीक है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आदित्य सोना के सिर पर हाथ फेरते हुए, बिल्कुल बच्ची ही रहोगी। किसी के भी कुछ बोलने से कुछ होता है क्या? तुम मेरी वाइफ हो और ये कोई नहीं बदल सकता है। आदित्य के दोस्त आदित्य से, भाई बीच पार्टी में तो सब्र कर ले, घर जाकर यह सब कर लेना। आदित्य और सोना एक दूसरे को हक करते हुए खड़े थे तो उन्हें ही देखकर वो सब ये बोल रहे थे। आदित्य एकदम सोना से अलग हो जाता है। सबको अपनी तरफ देखता पाकर सोना की शर्म के मारे जान निकली जा रही थी। कोई कुछ बोलता उससे पहले सोना वहां से भाग जाती है। सोना को इस तरह से जाता हुआ देखकर आदित्य मुस्कुरा देता है, आदित्य के दोस्त आदित्य को छेड़ते हुए। अब भाभी से नजरें हटाकर हम गरीबों पर भी ध्यान दे ले। माना भाभी बहुत सुंदर है, पर तेरी ही है, घर जाकर आराम से देख लेना। अपने दोस्त की बात सुनकर आदित्य ब्लश करने लगता है और कहता है, नहीं यार ऐसा नहीं है, वो मैं। दूसरा दोस्त, रहने दे, तेरे शक्ल से दिख रहा है कि भाभी की ब्यूटी के आगे जुबान नहीं खुल रही है। आदित्य बोला, बस भी करो यार तुम सब। आदित्य के सभी दोस्त आदित्य की टांग खिंचाई कर रहे थे। आदित्य अपने दोस्तों से थोड़ी देर बात करके सोना के पास चला जाता है। दोनों ही बहुत खुश नजर आ रहे थे, पर कोई था जो दूर खड़े खड़े उन दोनों की खुशियों को नजर लगा रहा था। उसने अपना फेस कवर कर रखा था, उसकी बस दोनों आंखें ही दिखाई दे रही थी, जिससे पता चल रहा था कि वह आदमी काफ़ी गुस्से में है और सोना और आदित्य दोनों को घूरे जा रहा है। उसका बस चलता तो अभी भी आदित्य और सोना को अलग कर दे। कुछ देर तक यूं ही घूरते हुए देखकर वहां से निकल जाता है। आदित्य और सोना दोनों ही अपनी पार्टी में मशगूल हो जाते हैं। सभी लोग आदित्य और सोना को इंसिस्ट करते हैं डांस के लिए। आदित्य और सोना बहुत ही प्यारा कपल डांस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ एक आदमी अंधेरे कमरे में बैठा हुआ है। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। सामने एक बड़ी सी स्क्रीन थी जिस पर सोना और आदित्य के आज के फोटोज चल रहे थे। वह खतरनाक नज़रों से उन दोनों की फ़ोटोज़ को देख रहा था। गुस्से में उसके हाथ की मुट्ठियाँ कसी हुई थी, चेहरा एकदम सख्त था, आंखें गुस्से से लाल हो रखी थी।
जैसे जैसे एक के बाद एक स्क्रीन पर फोटो चलते जाते हैं, उस आदमी के एक्सप्रेशन और भी कठोर होते जाते हैं। उसका गुस्सा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वह पास में रखे एक वास को उठाकर सीधे स्क्रीन पर मारता है, जिससे कि स्क्रीन बंद हो जाती है और जो थोड़ा उजाला था जो स्क्रीन की वजह से था वो भी अंधेरे में बदल जाता है। वह आदमी जोर से चीखते हुए, नहीं 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 आदित्य मित्तल, तुम मुझसे मेरी सोना को नहीं छीन सकते हो। सोना सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी ही रहेगी। उसके करीब आने की सज़ा तुम्हें मिलकर रहेगी। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। वह गुस्से में सामान इधर उधर कर पूरा कमरा तहस नहस कर देता है। उसके आदमी शोर सुनकर दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं। उसके आदमी उसका हाथ पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, तो वह गुस्से में उस आदमी को धक्का दे देता है। दूर रहो मुझसे तुम सब के सब, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। कोई भी मेरे पास मत आना, वरना उसे जिंदा ज़मीन में गाड़ दूंगा। जोर से चीखते हुए वो वहाँ से निकल जाता है। इधर आदित्य और सोना की रिसेप्शन पार्टी काफ़ी अच्छी हुई थी। कई सारे लोग आए थे जिन्होंने उन्हें बधाइयाँ दी थी। आज सोना बहुत खुश थी कि उसे सबके सामने आदित्य की पत्नी का दर्जा मिल गया था। वैसे आदित्य तो उसे पत्नी मानता था, पर अभी भी कुछ अधूरा था जो आज पूरा हो गया था। पार्टी में सभी काफ़ी थक जाते हैं तो सभी घर आते हैं और अपने अपने रूम में चले जाते हैं। आदित्य और सोना भी अपने रूम में आ जाते हैं। सोना आदित्य को पीछे से हग करते हुए, थैंक यू, आपने मुझे आज इतना अच्छा सरप्राइज़ दिया है। मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं आपको किस तरीके से थैंक यू बोलूं। आदित्य सोना का हाथ पकड़कर सोना को आगे करते हुए, थैंक यू की कोई ज़रूरत ही नहीं है, यह मुझे बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। इसके लिए मैं काफ़ी लेट हो गया हूँ, तो तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद तुमसे माफ़ी मांगना चाहता था कि कल मेरे दोस्तों की वजह से तुम्हें बहुत बुरा लगा था। प्लीज़ सॉरी उसके लिए। सोना बोली, हाँ वैसे सच बात बोलूँ तो मुझे बुरा बहुत लगा था, फिर वापस चहकते हुए, पर कोई बात नहीं, उसके बदले में आज आपने जो भी किया है इसलिए वह सब तो मैं कब का भूल गई हूँ। आदित्य सोना के दोनों गालों को पकड़ते हुए, बस तुम ऐसे ही खुश रहना, तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। चलो आओ अब चेंज करके आ जाओ, बहुत थक गई होगी ना। सोना बोली, हाँ बहुत थक गई हूँ। आदित्य बोला, तो फिर जाओ चेंज करके आ जाओ। आदित्य और सोना दोनों कपड़े चेंज करके सो जाते हैं। आदित्य भी आज काफ़ी थक गया था क्योंकि आज सुबह से ही उसने पार्टी की तैयारी करी थी। थोड़ी देर में दोनों को ही नींद आ जाती है। अगले दिन आदित्य और सोना दोनों ही साथ में कॉलेज और ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आदित्य पहले सोना को कॉलेज में ड्रॉप करता है, उसके बाद ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर कॉलेज में सोना के दोस्त बाकी स्टूडेंट भी सोना की रात की रिसेप्शन पार्टी के बारे में ही बात कर रहे थे, क्योंकि आदित्य भी एक अच्छा बिजनेसमैन था और उसके अचानक से रिसेप्शन पार्टी ने काफ़ी हलचल मचा दी थी। आज सुबह से ही उनके फोटोज न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल पर चल रहे थे। सोशल मीडिया में भी काफ़ी धमाल मचा हुआ था। सोना जैसे ही क्लास में आती है सभी सोना को कांग्रेचुलेसन करते हैं। नेहा और प्रिया दोनों सोना को घेर लेती हैं। नेहा बोली, क्या यार सोना, तुम्हें रिसेप्शन पार्टी देनी थी तो कम से कम एक दिन और रुक कर देती। तुम्हें पता न था कि मैं यहाँ पर नहीं हूँ। कल मैंने तुम्हारे रिसेप्शन पार्टी मिस कर दी। प्रिया बोली, हाँ और मैंने भी, क्योंकि नेहा थी नहीं तो मेरे पेरेंट्स ने भी अकेले आने नहीं दिया। हम दोनों ने तुम्हारी रिसेप्शन पार्टी अटेंड नहीं की। तभी पीछे से समीर बोला, तो क्या हुआ, हम तो गए थे ना, मैं और निहाल तो पार्टी में गए थे। बहुत शानदार पार्टी थी, बहुत मज़ा आया। और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए, और खाना तो इतना लाजवाब था कि क्या ही बताऊं। पीछे से निहाल बोला, भुक्खड़, तेरा तो पूरा ध्यान पार्टी में बस खाने पर ही था। पार्टी कैसी थी, कौन कौन लोग आए थे, तुझे पता भी नहीं चला होगा। तेरी नज़रें खाने के काउंटर पर से हटेगी तब तो तुझे पता चलेगा। समीर बोला, तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी गलती नहीं है ना, खाना था ही इतना डिलीशियस, मैं तो बस खाता ही रह गया। सोना सबके बारे में सुनकर मुस्कुराती है। नेहा बोली, नहीं सोना, ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें आज हमें पार्टी देनी पड़ेगी। सोना बोली, पर पार्टी तो कल हो गई। प्रिया बोली, पर तुम हमें आज पार्टी दोगी। चलो अपना सब चलकर कहीं कैफे में जाकर पार्टी करते हैं। सोना बोली, पर आज क्लास है। प्रिया बोली, इतनी भी इम्पोर्टेंट क्लास नहीं है, चलो आज तो तुम्हें हमें पार्टी देनी ही पड़ेगी। सभी सोना को इंसिस्ट करते हैं। सोना भी मान जाती है। पांचों ही कॉलेज बंक करके कैफे पार्टी के लिए निकल जाते हैं। सोना और उसके दोस्त कॉलेज से सोना के दोस्त निहाल की कार से कैफे के लिए निकल जाते हैं। जैसे वो निकलते हैं कोई आदमी दूर से ही उन पर नज़र रखे हुए था और उनके निकलते ही किसी को फ़ोन कर देता है। हेलो बॉस, वो मैडम अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रही हैं। उधर से आवाज़ आती है, ठीक है तुम भी उनका पीछा करो और मुझे बताओ कि कहाँ जा रही है। वो आदमी बोला, ठीक है बॉस, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा।
वो आदमी भी सोना की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी लगा देता है। थोड़ी ही देर में सोना की गाड़ी एक कैफ़े के सामने रुकती है और सब अंदर चले जाते हैं। वो आदमी भी वहाँ पहुँच जाता है और बाहर से ही फिर कॉल करता है। हेलो बॉस, वो मैडम अपने दोस्तों के साथ साइन कैफ़े एंड रेस्टोरेंट आई हुई हैं। सामने से कुछ आवाज़ नहीं आती है और फ़ोन भी कट जाता है। सोना और उसके दोस्त कैफ़े में अपने लिए स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करते हैं। सभी हंसी मजाक करते हैं। निहाल की नज़रें सोना पर ही टिकी हुई थी। कल से आज तक में सोना काफ़ी बदली हुई लग रही थी। कल जो उसके चेहरे पर उदासी थी, आज उससे दुगनी चमक थी। निहाल पहली नज़र में ही सोना को अपना दिल दे बैठा था। उसे पहले नहीं पता था कि सोना मैरिड है। सोना से अपनी बात आगे बढ़ाने के लिए ही उसने सोना से दोस्ती की थी, पर बाद में पता चला कि सोना शादीशुदा है, तो उसने अपनी फीलिंग्स अपने दिल में छुपा ली। बाकी सभी दोस्त जानते थे इस बारे में कि निहाल सोना को बहुत पसंद करता है, पर सब यह भी जानते थे कि सोना आदित्य से प्यार करती है और निहाल और उसके बीच कुछ नहीं हो सकता। सबको निहाल के लिए काफ़ी बुरा लगता था, खासकर नेहा को, क्योंकि नेहा खुद निहाल को पसंद करती थी। पर निहाल का झुकाव हमेशा सोना की तरफ ही था। उसने कभी नेहा के दिल का हाल जानने की कोशिश ही नहीं की और ना ही नेहा ने कभी कुछ कहा। दोनों ही अपने प्यार को अपने अंदर दबाकर जी रहे थे, पर सामने से हंसी मजाक करते थे। सभी ने अच्छे से नाश्ता किया, खूब मस्ती करी। दूर बैठा एक आदमी कब से उनको देख रहा था। उसकी नज़रें सिर्फ सोना पर ही बनी हुई थी। सोना इस बात से अनजान अपने दोस्तों के साथ बिजी थी। तभी उस आदमी का फ़ोन बजता है। वो आदमी कहाँ तक पहुँची? सामने से, मैं तो यहाँ बाहर ही हूँ, तुम कहाँ हो? वो आदमी बोला, अंदर आओ और सीधे ऊपर रूम 101 में पहुँचो, मैं आ रहा हूँ। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम भी जल्दी आना, बोलकर फ़ोन कट जाता है। वो आदमी 5 मिनट और सोना को घूरता है और गॉगल्स चढ़ाते हुए वहाँ से ऊपर की ओर निकल जाता है। पर जैसे ही वो वहाँ से उठकर जाने लगता है, सोना की नज़र उस पर पड़ जाती है और उसके मुँह से निकल जाता है, अहान, यह यहाँ? सोना के दोस्त बोले, क्या हुआ, कौन है? सोना बोली, कोई नहीं, तुम जाओ, मैं आती हूँ। प्रिया बोली, पर तू कहाँ जा रही है? सोना बोली, मुझे कुछ काम है, तुम लोग जाओ, मैं यहीं से सीधे अपने घर चली जाऊंगी, कल कॉलेज में मिलते हैं, बाय बोलकर अहान के पीछे चली जाती है। सभी सोना को देखते हैं, फिर आपस में एक दूसरे को देखकर कंधे उचकाते हुए, पता नहीं इसे क्या हुआ, थोड़ी देर में वहाँ से निकल जाती है। सोना तेजी से चलते हुए अहान के पीछे जाती है, पर अहान रूम में चला जाता है। पर सोना दूर से ही देख लेती है कि अहान किस रूम में गया है, तो वो भी उस रूम की तरफ बढ़ती है। सोना, अहान इंडिया में है। सोना मन में, अहान इंडिया में है और मुझे बताया भी नहीं और मुझसे मिले भी नहीं। थोड़े दिन पहले ही तो बात हुई थी, तब तो नहीं कहा कि वो इंडिया आने वाले हैं, और अब यहाँ अचानक। यही सब सोचते हुए वो आगे बढ़ रही थी। अहान रूम में इंटर करता है तो सामने एक खूबसूरत लड़की रहती है। अहान जैसे ही आगे बढ़ता है, वो लड़की, तो आखिरकार तुम आ ही गए अपने प्यार को हासिल करने के लिए, बोलते हुए अहान की तरफ घूमती है। वो लड़की कोई और नहीं, शालिनी ही थी। अहान बोला, सिर्फ मुझे ही मेरे प्यार को पाना है या तुम्हें भी, या भूल चुकी हो सब कुछ और भीख में मिले पैसों में ज़्यादा मज़ा आ रहा है? शालिनी गुस्से से चीखते हुए, माइंड योर लैंग्वेज मिस्टर अहान। अहान बोला, चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसी 2 कौड़ी की लड़की की इतनी औकात नहीं कि वो मेरे सामने मुँह खोले। अहान ठकराल के सामने, मेरे रहमो करम पर जी रही हो, वरना आदित्य के छोड़ देने के बाद भीख मांगने की नौबत आ जाती। शालिनी का गुस्सा और बढ़ जाता है। शालिनी बोली, कोई एहसान नहीं कर रहे हो मुझ पर, तुम्हें मेरी ज़रूरत है इसलिए ही मुझे पैसे देते हो। तुम भी जानते हो कि सोना को आदित्य से अलग करने के लिए तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे ही शालिनी यह बोलती है, सोना के कदम रूम के दरवाजे पर ही रुक जाते हैं और अहान से मिलने की जो खुशी थी वो हवा हो जाती है। वो दरवाजे पर ही ठिठक जाती है। अहान जब अंदर आया था, उसने दरवाजे को लॉक नहीं किया था, दरवाज़ा खुला ही था, इसलिए सोना अंदर आ जाती है। पर शालिनी, अहान दोनों ही गुस्से में तेज़ आवाज़ में बातें कर रहे थे कि उनकी आवाज़ दरवाजे तक आ रही थी। वहीं सोना खड़ी हो गई थी। अहान बोला, ज़्यादा गलतफहमी में मत रहो, सोना को तो मैं आदित्य से कैसे भी अलग कर ही दूंगा, पर तुम्हारी वजह से वो काम आसान हो जाएगा, इसलिए अभी तक तुम जैसी सपोली को पाल रहा हूँ। शालिनी बोली, जाओ जाओ, आज तक तुमसे कुछ हुआ तो है नहीं, मेरे बिना क्या ही कर लेते। आज तक सोना और आदित्य को अलग करने के लिए कौन से तुम्हारे प्लान को कामयाबी मिली? अहान बोला, आज तक नहीं मिली तो अब ज़रूर मिलेगी। इस बार मैं फुल प्रूफ प्लान के साथ आया हूँ। आदित्य को सड़क पर भी लाऊंगा और सोना को उससे अलग भी करूँगा। अहान की बात सुनकर सोना तो जैसे जम जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि अहान, जिसे वो अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है,
वो कभी ऐसा कुछ करेगा। आहान बोला, हर बार आदित्य मुझसे सोना को दूर कर लेता है, पर इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं आदित्य से अपनी सोना को छीन लूंगा। शालिनी बोली, हर बार तुम यही कहते हो। क्या हुआ था जब स्विट्जरलैंड में तुमने जानबूझकर सोना के गले से लगाकर उन दोनों के बीच में गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की? आदित्य और उसके करीब चला गया। दूसरी बार मुझसे सुसाइड का नाटक करवाया, पर उससे भी आदित्य को कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम्हारे कहने पर फिर मैं सोना के कॉलेज गई, वहाँ उसको इमोशनल ब्लैकमेल किया। वो तो मेरी बातों में आ भी गई थी, पर फिर आदित्य उसको साथ में लेकर पता नहीं क्या किया कि उसका मन बदल गया। तुम्हारे कहने पर ही मैंने वो डाइवोर्स पेपर सोना को दिए, जिन्हें आदित्य ने फाड़ कर मेरे इमो पर फेंक दिया। कितना कुछ किया तुमने, पर हुआ क्या? कुछ भी नहीं। शालिनी की एक बात सोना के दिल को छलनी कर रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आहान ऐसा भी कुछ करेगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। भले ही वो आहान से प्यार नहीं करती थी, पर आदित्य के बाद वो किसी को अपना मानती थी तो वो आहान ही था, और आज उसके इस तरह से धोखे ने उसको तोड़ दिया था। सोना वहाँ से चुपचाप निकल कर कैफे से बाहर आ जाती है। वो आदमी जिसे सोना के ऊपर नज़र रखने को कहा था, वो सोना का बाहर ही इंतज़ार करता है तो देखता है सोना रोते हुए बदहवास सी सड़क पर चली जा रही है। उसे भी सोना को देखकर अजीब लगता है। जो लड़की थोड़ी देर पहले इतनी खुश नज़र आई थी, अचानक क्या हुआ जो इस हालत में अकेले ही सड़क पर चली जा रही है? वो आदमी फ़ोन निकाल कर आहान को कॉल करता है और सोना की हालत के बारे में बताता है। आहान बोला, तुम उसका पीछा करो, मैं भी अभी आता हूँ। शालिनी बोली, क्या हुआ? आहान बोला, मुझे कुछ काम है, बाद में मिलता हूँ। शालिनी बोली, पर हमारे प्लान का क्या हुआ? आहान बोला, वो बाद में देखते हैं, अभी मुझे जाना है। आहान जैसे ही दरवाजे तक आता है, उसे लेडीज पर्स दिखता है तो उसे याद आता है कि थोड़ी देर पहले यह पर्स सोना के पास था। आहान को समझते देर नहीं लगती है कि सोना को आहान के बारे में सब सच पता चल गया है। आहान भागते हुए सोना के पीछे जाता है। सोना सड़क पर भीगती हुई आंखों में चलती रहती है। उसे एक एक कर आहान के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं। कैसे आदित्य की वजह से वो टूटती है तो वो उसे संभालता था, उसका ध्यान रखता था, उसे खुश रखता था। सारी यादें एक एक कर उसकी आंखों के सामने चलती रहती है। वो जैसे किसी अलग ही दुनिया में थी। इस बीच उसका ध्यान सड़कों पर चल रही गाड़ियों पर नहीं था। वो आदमी बाइक से धीरे धीरे सोना से थोड़ा पीछे आ रहा था कि अचानक ही साइड से ट्रक आ जाता है और सोना ट्रक से टकरा जाती है और सोना दूर फेंका जाती है। वहाँ चल रहे सभी लोग 2 मिनट के लिए तो शॉक्ड ही रह जाते हैं कि एकदम से ये क्या हुआ। आहान भी तब तक वहाँ पहुँच जाता है और वो जोर से चीखता है, सोना! दौड़कर सोना के पास जाता है। सोना का पूरा शरीर खून से लथपथ हो जाता है। आहान सोना का सिर अपनी गोद में लेकर सोना को उठाने की कोशिश करता है। सोना के सिर से खून की धार निकलने लगती है। सोना को ऐसे देखकर आहान का सारा शरीर बर्फ के जैसे जम जाता है। तभी वो आदमी, बॉस, मैडम को हॉस्पिटल लेकर चलना होगा, बॉस बॉस। वो आहान के कंधे को पकड़कर हिलाता है तो आहान अपने सेंस में वापस आता है। आहान बोला, सोना उठो, सोना प्लीज उठो, नहीं तुम्हें कुछ नहीं हो सकता, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बोलकर सोना को गोद में उठा लेता है। इतने में वो आदमी टैक्सी भी रुकवा लेता है और दोनों सोना को लेकर सिटी हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सोना को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। आहान बाहर ही इंतजार करता है। वो आदमी, बॉस, अचानक मैडम को पता नहीं क्या हो गया था, आई थी तब तो बहुत खुश थी, पर जब बाहर आई तो रोते हुए आई थी और बेसुध सी सड़क पर चली जा रही थी। आहान उस आदमी को एक जोरदार चाटा मारता है। सभी लोग उन दोनों को देखने लग जाते हैं। वो आदमी अपने गाल पर हाथ रखकर नजरें नीचे झुकाकर खड़ा रहता है। आहान बोला, तुझे पैसे मैं सिर्फ देखने के लिए देता हूँ, तू ध्यान नहीं रख सकता था उसका? तेरी वजह से वो आज इस हालत में है। तू बाहर क्या कर रहा था? तूने अंदर देखा क्यों नहीं कि वो क्या कर रही है? वो आदमी नीची नज़रों से ही, सॉरी बॉस, गलती हो गई। आहान बोला, क्या करूँ तेरी सॉरी का? अचार डालूं? आज उसे सब कुछ पता चल गया कि मैं ही हूँ जो आदित्य से उसे अलग करना चाहता था। अब वो कभी मेरे पास नहीं आएगी, कभी मेरी बात नहीं सुनेगी, और आज अगर उसे कुछ हो गया तो समझ लेना मैं इस पूरी दुनिया को आग लगा दूंगा, और सबसे पहले तुझे और उस ट्रक वाले को। मुझे वो ट्रक वाला 2 घंटे में मेरे सामने चाहिए। उसकी जान तो वैसे भी जाएगी, पर इतनी आसानी से नहीं। मेरी जान की जान लेने की कोशिश की, उसको मौत से भी बदतर सज़ा मिलेगी। अब जाओ यहाँ से और ढूंढ के लाओ उसे। वो आदमी, जी जी बॉस, अभी आता हूँ, कहकर चला जाता है। तभी डॉक्टर आते हैं। आप इनके हस्बैंड हैं? आहान, मैं वो। डॉक्टर, देखिए पेशेंट की हालत बहुत क्रिटिकल है, सिर पर बहुत ज़्यादा चोट आई है और बॉडी पर भी बहुत से फ्रैक्चर हैं। हमें इनकी मेडिकल हिस्ट्री जाननी है, क्या आप हमें बता सकते हैं?
आहान बोला, हाँ वो कुछ समय पहले जो स्विट्ज़रलैंड में हादसा हुआ था और उससे पहले सोना के बचपन में जो हादसा हुआ था उसके बारे में डॉक्टर को बताता है। डॉक्टर बोला, वो मुझे लगा ही था, इसलिए इतनी इंटरनल प्रॉब्लम हो रही है। आहान, सोना को कुछ होगा तो नहीं ना डॉक्टर? डॉक्टर बोला, कुछ कह नहीं सकते हैं, मौजूदा हालात को देखकर तो लगता है कि हम शायद ही उन्हें बचा पाएँ, और बचा लिया तो भी शायद वो कोमा में चली जाएँ। आहान डॉक्टर का कॉलर पकड़कर गुस्से से, ओए डॉक्टर, हिम्मत भी मत करना सोना के लिए एक भी शब्द गलत अपने मुंह से निकालने की, वरना उसे कुछ होने से पहले तू और तेरा पूरा खानदान स्वर्ग सिधार जाएगा। डॉक्टर घबराते हुए, नहीं, हम पूरी कोशिश करेंगे। आहान बोला, कोशिश नहीं, रिजल्ट चाहिए, वो भी पॉजिटिव, समझे? डॉक्टर बोला, जी आप इंतज़ार कीजिए और अपनी फैमिली वालों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए। डॉक्टर मन में, अगर फैमिली से कोई आ जाएगा तो इस तनकी को संभाल लेगा, वरना मुझे नहीं लगता है कि वो लड़की जिंदा बचेगी, और उसे कुछ हो गया तो ये मुझे सच में जान से ना मार दे। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। फैमिली का नाम सुनते ही आहान को आदित्य का ख्याल मन में आता है। अगर आदित्य आ गया तो एक बार फिर वो सोना को उससे दूर कर देगा। अब तो सोना मेरी असलियत भी जानती है, ऐसे में तो वो खुद मुझसे दूर हो जाएगी, और आदित्य को सब सच पता चल गया तो वो कभी भी मुझे सोना के करीब नहीं आने देगा। नहीं, मैं फिर से सोना को नहीं खो सकता हूँ, पर अब मैं क्या करूँ? सोना मेरे बारे में सब कुछ जानती है, तो मेरे किसी भी प्लान का उस पर कोई असर नहीं होगा। वो मेरी किसी भी बात का भरोसा नहीं करेगी। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आहान अपना सिर पकड़कर वहीं टेबल पर बैठ जाता है। आहान बोला, अगर आदित्य को बताता हूँ तो वो मुझे सोना से दूर कर देगा, और नहीं भी बताया तो भी उसे पता तो चल ही जाएगा। कुछ भी कर लूँ, सोना मुझसे दूर हो ही जाएगी। नहीं, मैं किसी भी हालत में सोना से दूर नहीं हो सकता। मुझे कुछ भी करके आदित्य और सोना को अलग करना ही होगा, तभी सोना मेरी होगी। आहान काफी देर तक वहीं बेंच पर बैठे बैठे सोचता है। अचानक ही उसके शिकन भरे चेहरे पर सातिर मुस्कान आ जाती है। उसकी मुस्कान से ही पता चलता है कि उसने वो सोच लिया था जिससे वो सोना और आदित्य को अलग कर सकता था। आहान अपना फ़ोन निकाल कर एक नंबर डायल करता है और उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देते हुए, जितनी जल्दी हो सके इस काम को करो और मेरे पास यहाँ आओ, काम खत्म करके अपने बंदे लगा देना। मुझे यहाँ पर तेरी ज़रूरत लगेगी, एक तेरे सिवा और किसी पर मैं भरोसा नहीं कर सकता हूँ। बोलकर फ़ोन कट कर देता है। आहान तेजी से डॉक्टर की केबिन की तरफ बढ़ता है। तकरीबन आधे घंटे के बाद उस केबिन से बाहर निकलता है। केबिन से निकलने पर जहां आहान के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, वहीं डॉक्टर की हालत खराब थी। वो अपने रुमाल से अपने पसीने को पोंछते हुए आहान को ही देख रहा था। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, क्योंकि आहान ने जो काम उसे दिया था वो इतना आसान भी नहीं था। इधर आदित्य जब सोना के कॉलेज पहुंचता है तो उसे सोना दिखाई नहीं देती है। वो सोना के फ़ोन पर कॉल भी करता है, पर फ़ोन बंद बताता है। आदित्य मन में, सोना तो कभी अपना फ़ोन बंद नहीं रखती है, पता नहीं आज क्या हुआ है, अभी तक बाहर भी नहीं आई। तभी एक लड़की, आप आदित्य मित्तल हैं ना, सोना के हस्बैंड? आदित्य मुस्कुराते हुए, जी आप जानती हैं सोना को? वो लड़की, जी सोना मेरी क्लासमेट है, पर आज तो वो आई ही नहीं। आदित्य बोला, अरे ऐसे कैसे, मैं तो खुद उसे छोड़ कर गया था। वो लड़की, अरे मतलब आई तो थी, पर वो और उसके दोस्त सभी कॉलेज शुरू होने से पहले ही चले गए थे। आदित्य हैरानी से बोला, क्या? पर कहाँ, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं सोना ने। वो लड़की बोली, पता नहीं, पर आज उन पांचों ने कॉलेज गोल किया है। आदित्य बोला, ओके थैंक्स। वो लड़की भी मुस्कुराते हुए चली जाती है। आदित्य सोना की दोस्त नेहा को फ़ोन करता है। आदित्य बोला, हेलो नेहा, तुम लोग कहाँ हो और सोना कहाँ है? नेहा हैरानी से, सोना अभी तक घर नहीं पहुंची क्या? आदित्य बोला, घर मतलब? नेहा बोली, वो हम आपकी शादी की रिसेप्शन की पार्टी में नहीं आए थे तो आज सोना और हम सब दोस्तों ने सोना से ट्रीट ली थी। हमने कैफ़े में पार्टी की थी, सोना वहीं से घर के लिए निकल गई थी। आदित्य बोला, ओह अच्छा, तो मैं घबरा ही गया था। मैं कॉलेज आया था तो सोना नहीं मिली तो मैं डर गया था। आई एम सॉरी, मैं घर जाता हूँ। नेहा बोली, इट्स ओके, बोलकर फ़ोन रख देती है। आदित्य घर की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर में घर पहुंचकर आदित्य अनुराधा जी से सोना के बारे में पूछता है तो पता चलता है कि सोना अभी तक घर नहीं आई है। एक बार फिर आदित्य की हवाइयाँ उड़ जाती है। आदित्य फिर से नेहा को कॉल करता है। आदित्य बोला, हेलो नेहा, सोना कब कैफे से निकली थी, अभी तक घर नहीं पहुंची? नेहा बोली, अरे ऐसे कैसे, वो तो दिन में ही निकल गई थी, अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। आदित्य बोला, हाँ पर वो अभी तक नहीं आई है। तुझे पता है क्या वो कहाँ जा सकती है? नेहा बोली, वो तो पता नहीं, वो तो अचानक से ही बोली कि मैं जा रही हूँ, तुम लोग भी घर चले जाना। आदित्य बोला, पर वो अभी तक नहीं आई है।
नेहा बोली ठीक है, मैं बाकी दोस्तों से पूछती हूँ, किसी को कुछ पता हो तो। आदित्य बोला ठीक है, मैं भी पता करता हूँ, तुम मुझे उस कैफ़े का एड्रेस भेजो जिसमें तुम लोग पार्टी करने गए थे। नेहा बोली ठीक है, मैं अभी आपको भेजती हूँ। नेहा आदित्य को कैफ़े का एड्रेस भेज देती है। अनुराधा जी बोली क्या हुआ बेटा, सोना कहाँ है, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, वो ऐसे कभी नहीं जाती है, आज पता नहीं कहाँ है, तू जल्दी पता करके उसे घर लिया। आदित्य बोला हाँ माँ, मैं भी जा रहा हूँ और सोना को लेकर ही लौटूंगा, अगर सोना घर आ जाए तो मुझे फ़ोन कर देना। अनुराधा जी बोली ठीक है, जल्दी जा और जल्दी वापस आना। आदित्य वहाँ से कैफ़े के लिए निकल जाता है। आज पहली बार सोना इस तरह से गायब थी। आदित्य को बहुत डर लग रहा था, उसका मन बहुत घबरा रहा था, उसे कहीं ना कहीं कुछ अनहोनी होने की आशंका थी, पर वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि बस सोना ठीक हो। इधर तकरीबन 2 घंटे बाद आहान सब कुछ सेट हो गया है, बस अब आदित्य के आने की देर है, अब कोई भी मुझसे मेरी सोना को छीन नहीं सकता है। आदित्य वहाँ कैफ़े में पहुँचता है और मैनेजर से बात करता है, उन्हें वह सोना की फ़ोटो भी दिखाता है। मैनेजर सोना की फ़ोटो को गौर से देखता है। अरे हाँ सर, ये लड़की तो आई थी अपने दोस्तों के साथ और फिर जब गई तो अकेले ही थी और रोते हुए भी जा रही थी। मैंने उनसे पूछने की कोशिश भी करी थी कि क्या हुआ मैडम, कोई परेशानी है क्या, पर यह बिना बोले ही निकल गई थी। आदित्य बोला क्या, पर क्यों? मैनेजर बोले वो तो पता नहीं सर। आदित्य बोला वो किस तरफ गई थी, आप कुछ बता सकते हैं? मैनेजर बोली वह तो पता नहीं, पर हाँ वो रोते रोते निकल जरूर गई थी, आप बाहर पूछ सकते हैं, शायद किसी ने देखा हो तो। आदित्य सोना की फ़ोटो लेकर आसपास इधर उधर पूछताछ करता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे पता चलता है कि एक लड़की का बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसे सिटी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। आदित्य का मन बहुत घबराने लगता है। आदित्य अपने आप को ही शांत करवाता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, वह लड़की सोना नहीं होगी। वो उन लोगों को सोना का फ़ोटो दिखाता है। क्या यह वो लड़की थी? वह आदमी, ये तो पता नहीं, ढंग से याद नहीं है क्योंकि एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ था, शरीर पर चोट आई थी, चेहरा भी पूरा खून से सना हुआ था, तो पहचान पाना तो बहुत मुश्किल है कि यह वही लड़की है या नहीं। आप सिटी हॉस्पिटल में जाकर तलाश कर सकते हैं। आदित्य बोला क्या आप मुझे वह जगह दिखा सकते हैं जहाँ पर लड़की का एक्सीडेंट हुआ था? आदमी बोला हाँ, बस यहीं से थोड़ी दूर पर ही तो है। आदित्य उस एक्सीडेंट वाली जगह पर जाता है जहाँ पर सड़क पर हर तरफ खून ही खून बिखरा हुआ था, जिसे देखकर आदित्य का दिल और भी ज़्यादा घबरा जाता है। वहीं कोने पर सड़क किनारे पर आदित्य को सोना का पर्स मिलता है, जो आहान होटल से लेकर आता है। वह सोना को लेकर वहाँ से चला जाता है, पर पर्स वहीं भूल जाता है। आदित्य बोला ये तो सोना का पर्स है। वह अंदर खोलकर देखता है, उसमें सोना का आईडी कार्ड और सोना की चीज़ें थी। आदित्य बोला मेरी सोना कहाँ पर है? वो आदमी उस लड़की को सिटी हॉस्पिटल लेकर गए हैं। आदित्य पैदल ही सिटी हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। वह बेसुध सा सड़कों पर दौड़े जा रहा था। अब तक उसे सोना कहाँ है उसकी टेंशन थी, पर एक्सीडेंट वाली जगह और खून देखने के बाद वो और ज़्यादा घबरा गया था। सोना के लिए फिक्र अब डर में बदल गई थी। मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे और उसका जवाब बस एक ही था, सोना। आदित्य को इस तरह बेसुध सड़कों पर भागता हुआ देखकर सभी आश्चर्य से आदित्य को देखते हैं, पर आदित्य को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी आंखों के सामने तो बस सोना का ही चेहरा घूम रहा था। बस वह जल्दी से जल्दी सोना के पास में पहुंचना चाहता था। तकरीबन आधे घंटे बाद हफ्ते हफ्ते वह हॉस्पिटल पहुंच जाता है और रिसेप्शन पर पूछता है, यहाँ पर एक लड़की को लाया गया है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, आप मुझे बता सकती हैं वो कौन से रूम में है? वो लड़की जी आप कौन? आदित्य मैं वो मैं उनका हस्बैंड हूँ। वो लड़की आगे से राइट ले लीजिएगा, वहाँ आईसीयू रूम है। आदित्य भागता हुआ आईसीयू रूम में वहाँ पर पहुँच जाता है, तो वो अंदर देखता है तो उस रूम में कोई नहीं रहता है। आदित्य आसपास सबसे पूछता है कि मेरी वाइफ सोना कहाँ पर है? डॉक्टर डॉक्टर वो जोर से चिल्लाता है। तभी वहाँ पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तब तक डॉक्टर भी वहाँ पहुँच जाते हैं। डॉक्टर बोले कौन है आप और यहाँ क्यों शोर मचा रखा है? आदित्य बोला वो मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था डॉक्टर, मैं आदित्य हूँ, मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, उसे यहाँ लेकर आए थे, वो कहाँ है, कैसी है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर के सिर पर एक बार फिर से पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगती है। आदित्य अपने दोनों हाथों से डॉक्टर के कंधे को पकड़ते हुए तकरीबन झकझोरते हुए बोला, डॉक्टर बोलिए मेरी वाइफ कहाँ पर है? डॉक्टर नीचे मुँह करके आई एम सॉरी, हम आपकी वाइफ को बचा नहीं पाए। आदित्य गुस्से से बोला, ये क्या बकवास कर रहे हो आप? डॉक्टर बोले देखिए हमें माफ़ कीजिएगा, एक्सीडेंट बहुत खतरनाक हुआ था, उन्हें हेड इंजरी हुई थी, हम उन्हें बचा नहीं पाए। आदित्य डॉक्टर के साथ मारपीट करने लगता है। बाकी के स्टाफ आदित्य को पकड़ते हैं, पर आदित्य किसी के काबू में नहीं आता है।
आदित्य वहाँ की आसपास की सारी चीज़ें तहस नहस कर देता है और बेहोश होकर वहीं गिर जाता है और बाकी सारा स्टाफ फटाफट आदित्य को उठाकर रूम में शिफ्ट करते हैं। डॉक्टर अपने स्टाफ से इनके फैमिली को कांटेक्ट करके जल्दी से जल्दी बुलाओ, तब तक मैं इन्हें अटेंड करता हूँ। डॉक्टर आदित्य को चेक करता है, तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट होता है। फ़ोन पर आहान का नंबर देखकर घबराते हुए फ़ोन उठाता है। डॉक्टर बोले, मैंने आपका काम कर दिया है, आप मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दीजिए। आहान बोला, अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है, अभी आपको मेरा और काम करना बाकी है। डॉक्टर बोला, आपने जो कहा था वो सब मैंने कर दिया है, प्लीज़ मुझे बख्श दो और मेरे परिवार को भी। आहान हंसते हुए बोला, बख्श दूंगा, बस एक छोटा सा और काम बाकी है, उसे भी कर दो। आहान उधर से कुछ बोलता है। डॉक्टर बोले, ये आप क्या कह रहे हैं, इससे इनकी जान को खतरा हो सकता है, इनका ब्लड प्रेशर काफ़ी हाई है। आहान बोला, वो सब मैं जानता हूँ, कैसे भी करो कुछ भी करो पर मेरा काम करो। और एक बात। उसे सुनकर डॉक्टर, पर मैं कैसे, मैं क्या बोलूँगा। आहान बोला, अपने परिवार को सही सलामत देखना चाहते हो तो मेरा यह काम कर दो, वरना तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। आहान का फ़ोन कट जाता है। डॉक्टर निराशा से आदित्य को देखता है और मन ही मन आदित्य के लिए प्रार्थना करता है और डरते हुए अपना काम कर देता है। डॉक्टर बेहोश आदित्य से, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, आप जो कोई भी हैं, पर मैं मजबूर हूँ, और वहाँ से चला जाता है। 5 साल बाद अमेरिका का खूबसूरत न्यूयॉर्क शहर, एक खूबसूरत सी कॉलोनी, एकदम शांत माहौल, चारों तरफ बड़े बड़े खूबसूरत बंगले, सभी को बंगलों के आगे खूबसूरत गार्डन। वैसे अमेरिका की हर जगह बहुत ही खूबसूरत है, पर यहाँ की कुछ खास बात थी। यह जगह सिटी से थोड़ा बाहर की साइड की थी, कोई भी इस कॉलोनी में आसानी से नहीं आ सकता था। आप यह समझ सकते हैं कि यह न्यूयॉर्क शहर का सबसे पॉश एरिया था। उसी कॉलोनी के खूबसूरत बंगले के अंदर जोरों से एक औरत की आवाज़ आती है, उठ भी जाओ रायू, कितनी देर कर रही हो, कॉलेज भी तो जाना है। बोलते हुए एक कमरे में इंटर करती है। वो एक खूबसूरत सा कमरा था जो लाल और सफ़ेद कलर से डेकोरेटेड था। उसमें बीच में बड़े से राउंड शेप बेड पर एक लड़की पेट के बल सोई हुई थी। वो औरत बोली, उठ जाओ रायू, कभी से उठा रही हूँ। वो लड़की बोली, नहीं भाभी, अभी मन नहीं है, मुझे थोड़ा और सोना है। बोलते हुए बेडशीट को अपने ऊपर अच्छे से कवर कर लेती है। वो औरत अपना ही सिर पीटते हुए, हे भगवान, क्या करूँ मैं इस लड़की का। क्या हुआ भाभी, पीछे से आवाज़ आती है। वो औरत पीछे मुड़कर देखती है, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अरे आहान, तुम अच्छा हुआ आ गए, देखो ना, इसे कभी से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, उठ ही नहीं रही है। अब तुम जानो, मैं तो चली, तुम भी जल्दी से ब्रेकफास्ट के लिए आ जाना। आहान, जी भाभी। माया ठकराल, आहान के बड़े भाई विकास ठकराल की पत्नी और आहान की भाभी। माया दरवाजे तक जाने के बाद जोर से बोलते हुए, वैसे मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, अगर कोई नहीं उठ रहा है तो ठीक है, हम ही खा लेंगे। इतने में ही रायू जोर से, नहीं भाभी, मेरे लिए भी बचाना, मैं बस आ रही हूँ। रायू जल्दी से बेड पर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर आहान और माया दोनों को हंसी आ जाती है। वो दोनों रायू पर हंस रहे थे, यह देखकर रायू गुस्से में मुंह फुलाकर बैठ जाती है। आहान अपनी भाभी को जाने का इशारा करता है और खुद रायू के पास बैठ जाता है, तो वो आहान से मुंह फेर कर बैठ जाती है। आहान उसे पीछे से हक करते हुए, क्या हुआ रायू, आप नाराज़ क्यों हो रही हो। रायू बोला, तो तुम भाभी के साथ मिलकर मेरा मजाक क्यों बना रहे थे। आहान बोला, अरे हम मजाक कहाँ बना रहे थे, हमें तो आपके बचपने पर हंसी आ गई थी, लगता है कि हम अपनी रायू का मजाक बनाएंगे। रायू बोली, तो इसका मतलब है कि आलू के पराठे नहीं बने हैं। आहान मुस्कुराते हुए, क्यों नहीं बने हैं, ज़रूर बने हैं, अगर नहीं भी बने होते तो मेरी प्रिंसेस जो चाहती मैं बनवा देता। बोलते हुए रायू के करीब जाने की कोशिश करता है, पर वो आहान के करीब आने से थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और पीछे हट जाती है। आहान बोला, सॉरी, मुझे वो। रायू बोली, नहीं कोई बात नहीं एडी। रायू आहान को एडी बोलती है, गलती मेरी ही है जो मैं सब कुछ भूल गई हूँ, तुम्हें, तुम्हारे प्यार को, पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ, पर कुछ याद ही नहीं आता है। कभी कभी सोच सोच कर दिमाग फटने लगता है। आहान रायू का हाथ अपने हाथ में लेते हुए, नहीं रायू, तुम्हें इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, डॉक्टर ने मना किया है ना स्ट्रेस लेने से, तुम्हें कुछ याद नहीं है, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम सही सलामत हो, मेरे साथ हो, मेरे लिए बस वही काफ़ी है। रायू बोली, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, पर बदले में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पा रही हूँ। आहान बोला, ऐसा नहीं है, तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए बस यही काफ़ी है, अब जाओ जल्दी से फ्रेश होकर आयो। रायू बोली, ठीक है, मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, फिर सब साथ में नाश्ता करते हैं। आहान ठीक है बोलकर रायू के फोरहोड पर किस करके चला जाता है। रायू मन में, आहान, आप भले ही यह बात बोले कि हम आपसे प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, पर पता नहीं क्यों आपके पास होने से वो फीलिंग नहीं आती है।
आपका यूं छूना हमें अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं वो क्या है जो हमें आपके करीब नहीं आने देता है। रायु उठकर फ्रेश होने चली जाती है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि रायु कौन है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि रायु ही हमारी सोना है जो अब आहान के साथ रहती है। ये कैसे हुआ यह भी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। मैं जानती हूँ कि आपको आदित्य और सोना का साथ अच्छा लगता है, पर स्टोरी में जुदाई ना हो तो वापस मिलने का मजा ही नहीं आता। तो बस नए पार्ट को एंजॉय कीजिए हमारी रायु के साथ। रायु जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आ जाती है। उसने व्हाइट कलर का टी शर्ट और ब्लू डेनिम का जंप सूट पहना हुआ था, जिसमें वो एक क्यूट छोटे से बच्चे जैसी लग रही थी। माया बोली, हे भगवान, यह लड़की कब बड़ों जैसी कपड़े पहनेगी। अब तुम डॉक्टर बनने वाली हो, कम से कम अब तो थोड़े फॉर्मल कपड़े पहनने की आदत डालो। रायु माया के गले में पीछे से हाथ डालते हुए, अरे स्वीट हार्ट, आपको किसने कहा डॉक्टर को फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए? मुझे तो यह बिल्कुल गलत लगता है। माया बोली, अच्छा तो मैडम आपके हिसाब से क्या सही है? टेबल पर आहान भी नाश्ता कर रहा था, जो दोनों की बातों का लुत्फ उठा रहा था। आहान के घर में आहान, राब्या और आहान के भाई भाभी ही रहते हैं। आहान के भाई अभी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। रायु बोली, मेरे हिसाब से तो डॉक्टर को फनी कपड़े पहनने चाहिए, एकदम रंग बिरंगे, जिन्हें देखकर आंखों को सुकून मिले और खुशी भी। माया, खुशी भी मतलब? रायु बोली, मतलब यह कि डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट का इलाज। अब कोई बीमार होता है तो उसे तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, वो कितना उदास उदास सा रहता है। अब आप ही बताओ, अगर ऐसे में डॉक्टर भी ऐसे सड़ू से कपड़े पहन कर आएगा तो किसी को अच्छा लगेगा क्या? और बच्चे, वो तो वैसे ही डॉक्टर को देखकर डर जाते हैं। अब अगर डॉक्टर ऐसे कलरफुल कपड़े पहनेंगे ना तो पेशेंट को एक न्यू एनर्जी मिलेगी। अपनी ब्लैक एंड वाइट ज़िंदगी में वो रंग बिरंगे कलर देखेंगे तो उन्हें भी रियलाइज़ होगा कि दुनिया कितनी कलरफुल है। और बच्चों के डॉक्टर को तो टेडी बियर वाली ड्रेस पहननी चाहिए। माया बोली, वाह, कितना अच्छा आइडिया है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। वैसे सच कहूँ तो इतनी गहरी सोची है तुमने, आज तक शायद ही इस बात पर किसी का ध्यान गया होगा। लोग हॉस्पिटल की दीवारों पर भी वाइट ही कलर करते हैं या फिर एकदम लाइट कलर। किसी ने तुम्हारी तरह तो सोचा ही नहीं। रायु अपने ही हाथों से खुद को शाबाशी देते हुए, वाह रायु, क्या बात है, आज तो तेरी इतनी तारीफ, आज का दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। आहान बोला, चलो अब ज़्यादा बात बनाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है, फिर कॉलेज भी जाना है ना। रायु मुंह बिगाड़ कर चुपचाप बैठ जाती है। आहान, अब क्या, मैं तो बस नाश्ते करने के लिए ही कह रहा था। रायु बोली, अच्छा, और फिर से मुंह बिगाड़ते हुए बोलती है, चलो अब ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है, चुपचाप नाश्ता करो, ठंडा हो रहा है। ऐसे कौन बोलता है? आहान बोला, अरे तो इसमें गलत क्या है, तुम्ही ने कहा था ना कि आज जल्दी जाना है। रायु अपने सिर को पीटते हुए, ओ शिट, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे अभी तक तो पहुंच जाना था। चलो मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। एडी, तुम नाश्ता कर लो, मैं कार लेकर जा रही हूँ। आहान बोला, एक मिनट, मेरा हो गया है, मैं छोड़ दूंगा, अकेले जाने की ज़रूरत नहीं है। रायु बोली, पर नाश्ता मेरा ही हो गया है, तुम बाहर चलो, मैं आता हूँ। रायु बाहर निकल जाती है। आहान बोली, भाभी आप रायु का नाश्ता पैक कर दीजिए, और हाँ वो भी। माया बोली, 5 साल हो गए हैं, मुझे अच्छे से याद है, रोज़ देनी होती है। वैसे मैंने जूस में मिला दी है, पर अब पराठे में मिला कर देती हूँ। आहान बोला, ठीक है, जल्दी दीजिए, देर हो रही है, मैं आता हूँ। 5 मिनट बाद आहान रूम में से अपनी फाइल लेकर आता है। इतने में माया ने रायु का नाश्ता पैक कर दिया था, वो आहान को देने लगती है। माया बोली, क्या हम यह ठीक कर रहे हैं आहान? इस तरह से बिना उसे बताए ये गोलियां देना क्या सही है? और यह कब तक देना होगा? आहान बोला, प्लीज़ भाभी, कितनी बार कहा है इसकी जिक्र मत किया कीजिए, किसी ने सुन लिया तो। मैं आप पर पूरा विश्वास करता हूँ, इसलिए ही मैंने यह जिम्मेदारी आपको दी है, वरना रायु के मामले में मैं किसी पर भरोसा नहीं करता हूँ। और रही बात यह उसे देने की, तो वो जिंदा है जब तक, तब तक उसे ये देना होगा। माया बोली, पर यह गलत है आहान। आहान कड़क लहजे में, प्लीज़ भाभी, मैंने जितना कहा है उतना करिए, मैं किसी को भी रायु को मुझसे अलग नहीं करने दूंगा। अगर किसी ने कोशिश भी की तो मैं उसकी जान ले लूँगा। बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। माया चुपचाप आहान को देखती रह जाती है। रायु बोली, कितनी देर कर दी एडी, हमें निकलना है ना, जुल भी हमारा वेट कर रही होगी। आहान बोला, सॉरी बाबा, चलो बैठो। दोनों कार में बैठ जाते हैं। आहान रायु को उसका नाश्ता देते हुए, लो जल्दी से फिनिश कर दो, वरना वो तुम्हारी भुक्खड़ फ्रेंड सब खा जाएगी। रायु बोली, एडी, मेरी जुल के लिए ऐसे नहीं बोलोगे, वो बहुत अच्छी है, हाँ थोड़ी भुक्खड़ है पर बहुत प्यारी है। आहान रायु की नाक पकड़ते हुए, पर तुम्हारी जितनी नहीं, तुम दुनिया की सबसे प्यारी लड़की हो। आउच, धीरे से, नाक दुख गई ना मेरी, रायु अपनी नाक पर हाथ फेरते हुए बोली।
आहान बोला चलो बहुत बदमाशी हो गई, चलो जल्दी से खा लो, तुम्हारा फेवरेट आलू का पराठा है। रायू बोली ओह हाँ मैं तो भूल ही गई थी, आज तो आलू के पराठे हैं। वो जल्दी से बॉक्स में से आलू का पराठा निकाल कर उसका रोल बनाती है और खाने लगती है। एक बाइट खाने के बाद वाह यम्मी, भाभी जितना अच्छा खाना दुनिया में कोई नहीं बना सकता है। भाभी मास्टर शेफ है, कभी कभी तो लगता है कि भैया ने किसी लड़की से नहीं मास्टर शेफ से शादी की है। रायू बोली अरे यहाँ से राइट लो, वो जुल हमें उस मोड़ पर मिलेगी। आहान बोला क्यों, रोज तो यहीं रहती है। पता नहीं आज उसे कुछ काम था। आहान बोला ठीक है। थोड़ी दूर जाने पर सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी थी जिसने ब्लू जींस और रेड टॉप पहन रखा था। वो बहुत ही सुंदर और मासूम थी। उसके बाल छोटे ही थे जो शोल्डर तक आ रहे थे। उसने उन्हें खुला छोड़ रखा था। आहान की कार उसके सामने रुकती है। रायू कार से ही हाथ हिलाते हुए हाय जुल, जुल भी हवा में अपना हाथ हिलाते हुए हाय। जुल आकर कार में बैठ जाती है। वो एक नज़र आहान को देखती है पर आहान का ध्यान सामने की तरफ ही रहता है। वो एक बार भी जुल को नहीं देखता है तो वो भी नज़रें हटा लेती है। रायू बोली तू कब से हमारा इंतज़ार कर रही थी। जुल बोली मैं बस अभी आई। रायू फिर तो ठीक है। दोनों की कार में ही बातें शुरू हो जाती है जिससे आहान को चिढ़ मचती है पर अब उसकी रोज की आदत हो गई थी। अगर वो रायू को टोकता तो वो बोल देती कि हम अकेले ही चले जाएंगे, जो आहान नहीं चाहता था, इसलिए वो उन दोनों की बकबक सुनने को मजबूर था। वैसे आहान के सामने जुल की ज़्यादा जुबान नहीं खुलती है, वो बस हाँ और ना थोड़ी बहुत ही बोलती है। थोड़ी ही देर में कार को कॉलेज के गेट तक पहुंच जाती है। दोनों कार से उतर जाती हैं। आहान रायू को साइड से हक करता है। रायू आहान को बाय बोलकर निकल जाती है। आहान आंखों ही आंखों में जुल को कुछ इशारा करता है। जुल भी हाँ में गर्दन हिला देती है, जिसका पता रायू को नहीं चलता है। दोनों कॉलेज में चली जाती हैं और आहान भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। आहान का ऑफिस काफ़ी शानदार था। आहान एक बड़ी सी कंपनी का मालिक था। वो पहले भी फेमस बिजनेसमैन था पर अब इन 5 सालों में उसका रुतबा काफ़ी बढ़ गया था। आहान अपने केबिन में बैठा। आहान के सामने आहान का सबसे वफादार और ख़ास आदमी रॉनी खड़ा था। आहान अपनी चेयर पर बैठकर कुछ फाइल चेक कर रहा था। आहान बोला सब ठीक है, मैंने साइन कर दिए हैं, कल से काम शुरू करवाओ। रॉनी बोला ठीक है बॉस। बॉस आपसे कुछ और भी बात करनी थी। वो हमने काफ़ी ढूंढा पर उसका पता नहीं चला। वो 1 साल तक तो वहीं था पर अब 4 साल से उसका अता पता कोई नहीं जानता है। वैसे थोड़े टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा पर यह कितना सही है वो पता नहीं, क्योंकि किसी ने भी उसकी बॉडी नहीं देखी। आहान गुस्से से पता नहीं है तो पता करो, मैं तुम्हें पैसे न्यूज़ फॉलो करने के नहीं देता हूँ, तुम खुद भी अपने आदमी लगाओ और ढूंढो। रॉनी बोला जी जी बॉस, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। आहान बोला तुम जा सकते हो। रॉनी आहान के केबिन से चला जाता है। आहान की नज़र अपनी टेबल पर रखी रायू की तस्वीर पर पड़ती है जिसमें वो और रायू दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं। रायू अपनी आइसक्रीम में बिजी है और आहान बस उसे ही निहार रहा है। आहान तस्वीर पर हाथ फेरते हुए 5 साल हो गए हैं सोना, मैं तुमसे पहले से भी कहीं ज़्यादा प्यार करता हूँ पर तुम आज भी मुझे अपना नहीं पा रही हो। मैं चाहता तो तुमसे ज़बरदस्ती शादी कर सकता था, अपना बना सकता था पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं गलत इंसान नहीं हूँ। तुम्हें पाने के लिए मैंने जो कुछ भी किया वो गलत था पर मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें उस आदित्य से ज़्यादा खुश रख सकता हूँ। उसने तुम्हें कितने दुख दर्द दिए थे, सिवाय आंसू के तुम्हें उससे क्या मिला। पर मैं तुम्हारी आंखों में कभी एक आंसू नहीं आने दूंगा। इन 5 सालों में भी मैंने तुम्हें एक चोट एक दुख नहीं दिया, हमेशा तुम्हें खुश रखा है। पर तुम आज भी मुझसे दूर हो। तुम्हें पता है जब भी मैं तुम्हारे करीब आता हूँ तो तुम ऐसे भी हेल्प करती हो जैसे मैं एक अजनबी हूँ। तुम्हें पता है कितना दुख होता है मुझे, पर तुम्हारी खुशी के लिए मैं वो भी हंसते हंसते सहन कर लेता हूँ। जब तुम मेरे पास होती हो तो मैं हर दर्द बर्दाश्त कर सकता हूँ पर अगर तुम जो मुझसे दूर हुई तो वो दर्द मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। और वो दर्द सिर्फ मुझे नहीं होगा, जो भी तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करेगा उसे भी होगा। अपने दर्द से 10 गुना ज़्यादा दर्द मैं उस इंसान को दूंगा जो मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करेगा। आहान ने आदित्य के साथ क्या किया होगा? सोना आहान के पास कैसे आई? क्या आदित्य सोना की मौत को स्वीकार कर लिया? क्या आहान का पागलपन सोना के लिए कम होगा? क्या आदित्य और सोना कभी मिल पाएंगे? जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।